नमस्कार, मेरा नाम अभ्युदय गर्ग है। तो आज हम सवाल पूछेंगे INI न्यूज़ के यूट्यूब चैनल वैभव भैया से। तो बहुत सवाल हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ आप लोगों के हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल, अपने बारे में बताइए भैया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मतलब इतनी छोटी उम्र कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन हाँ, आपका इंटरेस्ट जागा जानने के लिए। मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं काम कर रहा हूँ, बहुत अनोखा काम कि मैं बहुत विस्तार से अपने बारे में बताऊँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेड की थी मास कम्युनिकेशन में, तो मास कम्युनिकेशन में करने के बाद क्या था ना, मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे। या तो जाकर मैं नौकरी करूँ या नौकरी करवाऊँ। ज़िंदगी आपको मौका हर बार नहीं देती है, बार बार नहीं देती है। अगर ज़िंदगी आपको बार बार मौका दे रही है तो देखिएगा कहीं आप एडिट तो नहीं कर रहे वीडियो अपनी ज़िंदगी की, है ना। तो मेरे पास मौका था, मैंने ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में किया, मैं पोस्ट ग्रेड मैंने इसमें किया, PhD मुझे मास कम्युनिकेशन में करनी है, पेपर देना है मुझे अभी। तो मेरा आगे की प्लानिंग तो ये है। NDTV काम किया, फिर NDTV काम किया, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब जो मेरा चैनल है, आपको बताऊँ अभ्युत भाई, ये जो मेरा चैनल है ये बाय चांस बाय लक चला है। क्योंकि जिस वक्त मैं इंटर्नशिप के लिए देख रहा था, क्योंकि आप किसी कंपनी में डायरेक्ट आपको जॉब नहीं मिलती है, आपको ना एज अ ट्रेनी कहा जाता है ना, आपको आप ट्रेनी पे काम करेंगे, है ना, आपको सिखाएंगे, कोई आपको सिखा रहा है फिर आपको पैसा भी दे रहा है ना। तो वो चीज़ होती है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में कि हम देख रहे थे उस वक्त थोड़ा सा खाली समय था, हमारे कुछ फैकल्टीज़ थी, तो वो लोग सब बता रहे थे कि यहाँ कर सकते हो, वहाँ ट्राई कीजिए, कि मतलब आज तक जाके ट्राई कर सकते हैं, ये दूसरा डिपार्टमेंट है मेरा। लेकिन शुरू से रहा था कि मैं लिखना चाहता था चीज़ों को, क्योंकि मैं चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता था, अभिव्यक्ति करने की मैंने क्षमता मेरे अंदर हो सकती है, ये मैंने वीडियो बनाने के बाद जाना। तो फिलहाल तो अपना एडिट करने का मेरा वो था, मतलब स्क्रिप्ट लिखने का मेरा बहुत मन हुआ करता था। तो मुझे उस टाइम नहीं जगह मिल पाई थी, क्योंकि वहाँ बैच बहुत सारे थे। मुझे बोला कि कुछ 1 या 1.5 महीना लग जाएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। मैंने कोई इशू नहीं, और मैं तभी ट्राई करूँगा। उस दरमियान मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया अपना 3 दोस्तों के साथ। 2 दोस्त तो अपने इधर उधर निकल जाते हैं, वो मतलब लगभग कहने के लिए थे कि हम तेरे साथ थे, लेकिन असल में साथ में थे। असल में साथ नहीं रहे। थे या नहीं थे वो अलग चीज़ है, लेकिन परिस्थितियाँ वैसी बन गई थी। उस परिस्थिति को मैंने भांपा, कोशिश की समझाने की, नहीं समझे। बहुत लंबी कहानी है। जब मैं किसी लायक बनूंगा तो मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा, बड़ी इंस्पिरेशनल भी हो सकती है। अगर इस मौके पर इस वक्त मैं आपको बताऊंगा तो इतना आपको मैं कहूँ तो उतना प्रभावी नहीं लगेगी मेरी बात। तो एक मुकाम तक पहुँचने के बाद कभी आपको बताऊंगा विस्तार से हुआ क्या था। तो चैनल चलाया मैंने अपना, चल रहा था बाय मिस्टेक बाय लक जो भी कहो, आज तक चल रहा, अभी भी चल रहा है। और मेरे अंडर 4 लोग हैं जो फ्रीलांस बेसिस पे काम करते हैं। काम को मैंने बांट दिया है, ठीक है, फंड की प्रॉब्लम होती है हम सबको, तो झेल रहे हैं अपना, पब्लिक है सपोर्ट करती है। और INI न्यूज़ इंडिया नाम जो है चैनल का, कहाँ से आया? ये INI न्यूज़ इंडिया, देखो इस सवाल बहुत, इसका भी मतलब बहुत गहरा था। INI का जो मैंने जो फुल फॉर्म बनाया था वो था इंफोटेनमेंट न्यूज़ इनसाइट। यानी कि जो लल्लन टॉप का जो कंसेप्ट था, जो वो कर रहा है, वो कंसेप्ट मैंने कॉलेज के निकालने के बाद लोगों को बताया था कि हमें ऐसा करना है। आज लल्लन टॉप को दुनिया इसलिए जानती है क्योंकि वो आज तक का पेरेंट पेरेंट मानो उसको, चाहे आप उसको उसके अंडर में काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन मानो, जो पैसे से सशक्त रहेगा वो दुनिया में दिखाई देगा, उसका गुणगान होगा ही होगा, दुनिया में दिखाई भी देगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उस वक्त इंफोटेनमेंट था कि लोगों को जानकारी देनी है, लेकिन मनोरंजक तरीके से। यार मुझे अगर एक्टिंग आ रही होती तो शायद मैं उस चीज़ को शायद कर रहा होता। मुझे एक्टिंग सिंगिंग नहीं आती थी, तो फिर मैंने अपने आप को टेक डाउन किया। मैंने INI किया कि फिर न्यूज़ इंडिया लगा दिया, थोड़ा सा अपना, ठीक है, कोशिश कर रहा था आप। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर नहीं किया तो अब आगे नहीं होगा, होगा। प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं, पब्लिक का सपोर्ट है लगातार मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, कई सारे जर्नलिस्ट हैं उनने कांटेक्ट किया है। रिसेंटली अभी चुनाव होने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ी पार्टी ने भी कांटेक्ट किया कि ये सब करना है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और आज की मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है, जो आज ही हो रहा है देश में? आज का मीडिया है कहाँ? आज का मीडिया तो है ही नहीं। अगर आप बिल्कुल डूब के देखेंगे, और आपको डूब के जब मीडिया की खबरों को एनालाइज करेंगे, तो उस वक्त आपको तैरना होगा। अगर आप तैरेंगे नहीं तो आपकी दम घुटेगा, और आप मीडिया की खबरों में ही खो जाएंगे। और समस्या सबसे बड़ी देखो ये है
कि आप और अभ्युदय में, चलो मैं अपनी जगह किसी एक व्यक्ति को रखता हूँ कि जिसका सुबह नौकरी के लिए निकलता है, शाम को घर आता है, 9 बजे प्राइम टाइम देखता है। अब प्राइम टाइम देखने वाले व्यक्ति को और कोट पैंट पहना हुआ जो व्यक्ति है कुछ बोलेगा, वो सब सही लगता है। हमारे एक साइकोलॉजी है, जो अच्छे कपड़े पहनेगा वो अच्छा व्यक्ति होगा, जो गंदे कपड़े पहनेगा वो बिल्कुल बेकार होगा। एक साइकोलॉजी है, नहीं है ना? तो वही है कि जो कह रहा है तो सही कह रहा होगा। मेरी तरह किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इसका प्राइम टाइम देखने के बाद 2-3 के प्राइम टाइम उसी शो पे देख ले, किसी पे इतना टाइम नहीं है। और वो कोई व्यक्ति देखेगा क्यों? तो यहाँ पर हो जाती गलती। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पर भरोसा क्यों करूं? मैंने कहा भरोसा तुम अपनी परछाई पे भी मत करो तो मेरे पे भी मत करो। हम कर क्या सकते हैं? मैंने एक खबर को पढ़ने के बाद एक बार सर्च कर लेना उस खबर को लेकर सेकंड पर्सपेक्टिव क्या है। आपको एक चीज बताऊं, मैं अपने वीडियो में कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देता था। जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट कि आपको ओपिनियन बना के देना है। मैं ओपिनियन मेकर नहीं हूं। ओपिनियन मेकर होता है आपका सिर्फ एक, या ये आपके जो नेता होते हैं वो ओपिनियन मेकर होते हैं। तो मैंने पब्लिक को ओपिनियन नहीं दिया, पब्लिक मेरे से गुस्सा हो गया, आप ओपिनियन देते क्यों नहीं? तो जिस दिन से मैंने अपना ओपिनियन देना शुरू किया उस दिन से मैंने अपने आप को जर्नलिस्ट कहना खत्म कर दिया। अगर मैं अपने विचार दे रहा हूं तो फिर मैं और कुछ हूं, एक्टिविस्ट का हूं। मुझे पत्रकार नहीं, मैं पत्रकार नहीं कहूंगा अपने आप को जब मैं ओपिनियन अपना दे रहा हूं। तो पत्रकार का काम है फैक्ट सामने रख देना, तमाम तरह के फैक्ट। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप 15 मिनट की वीडियो को सुन सके, सुनने के बाद खुद के दिमाग से, खुद के विवेक से सोचें कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। हाँ, इसका कंक्लूजन ये होना चाहिए। मेरी विचारधारा को अपनी विचारधारा अभ्युदय क्यों बनाएंगे? नहीं बनानी चाहिए। मेरे पिताजी अगर बीजेपी को सपोर्टेड है तो मुझे भी नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। आपके विचार किसी पे हो सकते हैं, किसी पे नहीं हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि भैया हाँ ठीक है हम भी 4 रोटी खा रहे तुम भी 4 रोटी खाओ। नहीं खाना, हम 2 खाएंगे, हम दालें खाएंगे। तो अगला सवाल आपके सामने है। कुछ टीवी पत्रकारों के नाम आपको बता रहा हूँ, आपको उसको एक बार में बताना है। तो सुधीर चौधरी। मतलब एक शब्द में बताना होगा? हाँ, एक शब्द में। हाँ। तो सुधीर चौधरी। गलती करने के बाद भी स्वैग बरकरार है इनका। रोहित सरदाना। ये क्या कहते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं, एक सेकंड, थिएटर करना बंद करो। अमीश देवगन। मतलब बेइज्जती के लिए ही अपनी ट्वीट वगैरह करते रहते हैं ये तो। रूबी का लियाकत। बहुत स्मार्ट है। अभी संजय सिंह के साथ जिस तरह से कहानी पलटी है इन्होंने, मैडम ने, बहुत स्मार्ट है। अगर मैं कभी प्राइम टाइम देखता हूँ तो सबसे पहले इनको देखता हूँ कि मोहतरमा कह क्या रही है। 1-2 बार तो मैंने भी इनको एक्सपोज किया है। बहुत स्मार्ट है, एक शब्द में खत्म। अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप, क्या मजबूरी है भाई, क्या मजबूरी है। लाइव में तो आप कह देते हो कि बहुत बड़ा गलत है, लेकिन जब आपको करोड़ों लोग देखते हैं तो आप कहते हो सब सही है। क्या मजबूरी है? रवीश कुमार। अब देखो, मैं तो किताब पढ़ रहा था तो उस किताब का नाम बेबाक पत्रकार, इसका कुछ बोलूंगा ही नहीं। रवीश कुमार की मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा था अभी, तो कई सारी किताब पढ़नी पड़ती है मुझे। तो रवीश कुमार बोलना ही है, तो रवीश कुमार के आगे बोलूंगा कि बोलना ही है, बोल के रहूंगा। सही है गलत है वो आपका ओपिनियन है, और अलग डिबेट करने का एक टॉपिक भी है। रजत शर्मा। बहुत शांत, बहुत शांत है। 4 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर के बारे में आपका क्या कहना है? देखो दोस्त, 4 लाख सब्सक्राइबर होने के मतलब सिर्फ एक काउंट है, एक नंबर है। एक नए व्यक्ति को एक पर्सपेक्टिव देता है कि हाँ 4 लाख का मतलब यह है कि इस व्यक्ति ने कई सारी वीडियो डाल ली होंगी, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा, लोगों ने इसको सब्सक्राइब भी किया है, तो हमें भी करना चाहिए। सिर्फ इतने तक है। 4 लाख लोगों ने आपको देखा, इसका मतलब ये नहीं कि 4 लाख लोग आपको और आगे देखेंगे। कतई मतलब नहीं कि आपको 4 लाख लोग आगे भी देखने वाले हैं, लेकिन हाँ ये है सिर्फ एक नंबर है। और ये जो भूख है ना सब्सक्राइबर की, व्यूज की, ये भी कभी कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती रहेगी। आज 4 लाख है, कल 40 लाख हो जाएंगे, फिर 400 हो जाएंगे, फिर भूख रहेगी, अंत नहीं है इसका। सब्सक्राइबर होना इज नॉट अ बिग डील। बहुत आसानी से आप सब्सक्राइबर को गेन कर सकते हैं। सबसे मुश्किल होता है उनका विश्वास को जीते रखना। हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं छोटे छोटे, हम तो अपने आपको छोटा ही बोलते हैं। अभी आप देख लो मेरा सेटअप अभी है, कुछ अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है पीछे, आपने देखा, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ अपने हिसाब से डिज़ाइन कराया चीज़ों को, तो थोड़ा स्पेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा और प्रोफेशनल लेकर के आए चीज़ों को। हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है फंड को लेकर के। जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ तो सिर्फ यूट्यूब की तरफ से पैसा आता है और कोई सोर्स ऑफ है नहीं।
लेकिन क्या है कि पब्लिक आपको सपोर्ट भी करती है, आपसे मेंबरशिप भी लेती है, पेट्रेन पे लेती है, यूट्यूब पे लेती है, स्पॉन्सर भी मिलते हैं, यूट्यूब का ऐड मिलता है, तो हम 4-6 चीज़ हो जाती है तो ठीक ठाक पैसा आपका बन जाता है। अब वो जो पैसा बन जाता है उसको बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस में लगाने के बाद कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर उसके बाद फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा भी रहे हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म जो है वो दिखाई दें। कहीं ऐसा ना हो दिखा बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के चक्कर में हम अपना कंटेंट ही भूल जाएं। हम कंटेंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, एडिटिंग पे हम नहीं देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका एडिटिंग बहुत अच्छी है उसका कंटेंट भी अच्छा हो। जिसका कंटेंट बहुत अच्छा है उसकी एडिटिंग खराब हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कंटेंट खराब हो। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के बारे में? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, देखो इनके सरनेम में भी श्रेष्ठ है। अब कुल श्रेष्ठ हैं, पुष्पेंद्र भी हैं, मैं नहीं जानता इनको कौन है ये। और आप दक्षिणपंथी या मैं वामपंथी को सपोर्ट करते हो? मैं सपोर्ट, देखो ये बहुत उम्र से बड़ा सवाल पूछा आपने मुझे दक्षिणपंथी और वामपंथी, देखो मैं आपको एक छोटा सा सवाल दूंगा, एक आपको बहुत एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बताऊं। ना ही मैं राइट विंगर हूँ, मैं सनातन धर्मी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मैं किसी एक पार्टी विशेष का आइडियोलॉजी मानने को तैयार हो जाऊं, नहीं हो जाता। मैं कांग्रेसी हूँ नहीं हूँ ये भी जज करने का सबको अधिकार है, लेकिन मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ, मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि मैं बीच में रहूँ। अगर आज मेरे से आप पूछेंगे कि आपकी स्पष्ट आइडियोलॉजी क्या है, तब भी मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरी स्पष्ट आइडियोलॉजी ये है। मुझे राइट विंगर्स की कुछ अच्छी बातें लगती हैं, दक्षिणपंथी कुछ अच्छी चीज़ें लगती हैं, कुछ मुझे लेफ्ट की अच्छी लगती हैं, कुछ मुझे आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है, कुछ कांग्रेस की भी अच्छी लगती हैं, कुछ तृणमूल कांग्रेस की भी अच्छी हैं, कुछ बीजेपी की कुछ अच्छी, सबकी अच्छी हैं। लेकिन एक परफेक्ट आइडियोलॉजी को अगर मैं कहूँ तो मैं सेंटर में खड़ा हूँ भैया। मैं ना मुझे इधर जाने की ख्वाहिश है ना इधर जाने की ख्वाहिश है, बीच में मुझे रहना है। और आप देखेंगे कि बहुत सारी किताबें आप मेरे सामने देख रहे होंगे, इन सबको पढ़ने के बाद भी मैं एक क्लियर कट आइडियोलॉजी पे नहीं आ पा रहा हूँ, या फिर ऐसी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। जिस हिसाब से मेरी चीज़ें हैं, मानसिक उसमें मेरी दिमाग में जो चीज़ें हैं उस तरह की आइडियोलॉजी होगी तो मैं आपको बताऊंगा कभी, वरना तो बहुत सारे तमके हैं, सुना होगा आपने, लिबरल, सूडो लिबरल हो गया, सेकुलर हो गया, राइट लेफ्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ, अरे भाई तमाम चीज़ें चल रही हैं, इसमें फंसना नहीं चाहिए आपको। हम तो कह रहे हैं कि मैं राइट हूँ चाहे लेफ्ट हूँ, लेकिन आपकी जो रिसर्च होनी चाहिए वो राइट लेफ्ट यानी कि इधर की भी और उधर की भी होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए। बिल्कुल, यह निचोड़ है आइडियोलॉजी। यही एक पत्रकार का काम यही है। आप न्यूज़ देखते हो? मैं न्यूज़ हाँ देखता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि न्यूज़ में होता है, मतलब कि देखो आप न्यूज़ देखते हो तो आपने एक चीज़ महसूस किया होगा कि एक डिबेट, घंटे का डिबेट देखने के बाद भी आप नहीं बता सकते कि इस डिबेट से मैंने क्या चीज़ निकाली, कोई निचोड़ नहीं निकाल सकते आप। वो डिबेट सिर्फ नाम की होती है। हाँ। असली सपोर्ट तो बीजेपी की आवाज को बढ़ा दिया जाएगा, दूसरे पत्रकार की आवाज। ये बहुत अच्छी चीज़ को इन्होंने, देखो ये चीज़ तो खैर बहुत से यूट्यूबर भी नहीं पहचान पाए होंगे, लेकिन अभ्युदय ने एक बहुत बढ़िया चीज़ को पहचाना कि बीजेपी वालों का जो साउंड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और जो अपोजिशन में होते हैं उनका साउंड कम होता है। महसूस आपने कई बार किया होगा ना ये। इस बात को मैं बताना चाहता था, लेकिन ये चीज़ मैं हो सकता है नहीं बता पाया हूँ, या लाइव सेशन मैंने कहीं बताया हो, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो मैंने नहीं बताया। तो एक छोटी सी बात को भी छोटी छोटी बारीकी अगर देखेंगे आप तो इनको गोदी मीडिया को पकड़ना शुरू कर देंगे। ये बहुत अच्छा आपने अंतर देखा, बहुत सही अंतर पकड़ा आपने, आई मस्ट एप्रिशिएट। हाँ, वो एक सवाल रह गया था कि आप अर्नब गोस्वामी के बारे में क्या कहोगे? अर्नब गोस्वामी बेहतरीन पत्रकार थे या हैं, ये अपनी सुविधा अनुसार लगा लिया जाए पत्रकार, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो गलत था। एक तरह की तानाशाही, मतलब पुलिस का इस्तेमाल उस तरह से करना जो एक तानाशाह सताने के लिए करता है। तो सुशांत केस के बारे में जो उन्होंने करा, क्या सुशांत के केस में क्या था कि मीडिया ट्रायल चल रहा था। मीडिया ट्रायल का मतलब होता है कि कोर्ट में भी वही केस चल रहा है और मीडिया में वही केस चल रहा है, लेकिन आप मीडिया ट्रायल में क्या होता है कि आप लोगों को अपना पक्ष बताते हैं, सामने वाले के विचारधारा को बदलने की कोशिश करते हैं, अपना जजमेंट पास कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ निकल के नहीं आया, आप देना शुरू कर रहे हैं, ये भी गलत था। सुशांत का केस इन्वेस्टिगेट होना था। अब सुशांत का केस आप यकीन मानो अगर बिहार का चुनाव 1 साल बाद होता तो सुशांत का केस 2 दिन बाद खत्म ही हो जाता। बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल तो सुशांत सिंह राजपूत ने भी उठाया। आज इन्वेस्टिगेशन हो गया, आप मुझे ये बताओ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको क्या पता चला कि सुशांत के केस में क्या हुआ? आज जो उनकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती बाहर है, उनका भाई गिरफ्तार कर लिया गया, बाहर था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता किसी को डील अप करने का। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, लेकिन बहुतों को नहीं पता होगा क्योंकि बस ठीक है टाइम पास करना है करके चले गए।
सुशांत सिंह, मैं तो कहता हूँ कि कोई व्यक्ति चाहे जितना ही बुरा क्यों ना सहे, लेकिन मरने के बाद उसकी अच्छाइयों को बताना चाहिए। सुशांत के मरने के बाद हमें पता चल रहा है कि वो एक नशेड़ी था, वो ड्रग एडिक्ट था। रिजल्ट आखिर में लास्ट में निकल के क्या आया नहीं पता। तो मतलब चीर हरण, कैरेक्टर असैसिनेशन तो खैर कर ही दिया उन्होंने, लेकिन निचोड़ में कुछ निकल के नहीं आया। लेकिन हाँ, सही बहुत सारी बातें ऐसी हुई, ऐसा मतलब नहीं है कि अर्नब गोस्वामी ने मुद्दा उठा करके जीवांत रखा इस मुद्दे को, ऐसा भी नहीं है। वो अपने टीआरपी के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी हत्याएं की हैं। हत्याएं फिजिकली भी नहीं होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो इंसानों को समझनी चाहिए। मीडिया ट्रायल करना और टीआरपी घोटाला जो हुआ भी हुआ है। टीआरपी घोटाला भाई हमेशा से होता आ रहा है, हमेशा से होता आ रहा है, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। टीआरपी कैलकुलेट करने के तरीके को बदलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि टीआरपी का जो रेवेन्यू मॉडल है ना, इस पर सोचने का रखना चाहिए। क्योंकि जब जनता का आपने टेस्ट बदल दिया है, जब आपने प्रेफरेंस बदल ही दिया है, तो आप एक बाउंड हो जाते हैं कि यार मैं जब तक नहीं चिल्लाऊंगा तब तक लोग देखेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा मुझे व्यूअरशिप नहीं आएगी तो मेरा पैसा भैया रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। भैया एक टीवी चैनल को चलाने के लिए सैटेलाइट राइट्स होते हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टीम को चलाने के लिए खरबों पैसा चाहिए। और आपने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, यहाँ तक मुझे याद है कि रिपब्लिक टीवी की शुरुआत कैसे हुई थी 2017 हाँ, में। राइट बहुत तो अच्छा। उसमें हाँ, बीजेपी का हाँ बिल्कुल, वो आप लोग भी देख सकते हैं INI न्यूज़ इंडिया /अर्नब गोस्वामी इज अर्नब गोस्वामी पेड बाय मोदी, इस तरह की कुछ टैग थी। तो उसमें बताया था मैंने कि हाँ किस तरह से शुरू होता है, किन मुद्दों को उठाया गया, उन मुद्दों को क्यों उठाया गया, किस व्यक्ति के कहने पर उठाया गया, और उस व्यक्ति ने जिसने पैसा लगाया उसको कहाँ से सीट मिली, कहाँ से नहीं मिली। अगर मैं कल चुनाव लड़ने जाऊँ और मेरा खुद का एक न्यूज़ चैनल अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो वही चीज़ थी, वो मैं समझाया था उस वीडियो में, बहुत अच्छा। और आपको कभी धमकी आई है? धमकी बाबा रामदेव के केस के बाद अमूमन आती रहती है, लेकिन सब डील हो जाता है। आप सभी लोगों का प्यार है, छोटे बड़े भाई बहन सबका प्यार है मेरे साथ। उस धमकी आज तक ऐसी नहीं दी गई जो मेरे रूह को कपा दे। आप लोगों के सपोर्ट ने मुझे इतना बल दिया कि वो धमकियां भी मुझे तारीफ लगने लगती है। आपको कभी लगा कि मुझे पीछे हटना चाहिए? नहीं, पीछे हट गया तो मुझे आगे भी नहीं आना था, ये मैंने पहले ही सोच रखा था। एक कदम अगर आगे बढ़ गया तो मुझे शेर नहीं बनना है कि 2 कदम पहले पीछे हटूंगा फिर मैं वार करूंगा, नहीं। एक कदम आगे बढ़ गया, फिर मुझे भले ही मुझे कदम छोटे छोटे क्यों ना हो जाए, वो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं बढ़ने वाले हो। क्योंकि आपने एक ऐसी चीज को आपने चुना है, यू हैव चोजन सच अ डेंजरस थिंग कि भैया आपके साथ कल क्या हो जाए आपको नहीं पता। यह एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। यहाँ किस व्यक्ति के बारे में आपने कुछ बोला, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो किस तरह का कितना सनकी है, आपके साथ क्या कर बैठा आपको नहीं पता। जब मैंने इस प्रोफेशन में अपना कदम रखा उस वक्त मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि जब मेरे हाथ में इस दुनिया में आना नहीं था तो इस दुनिया से मैं कब जाऊंगा, ये किसी और के हाथ में कैसे हो सकता है। जितनी सांसें ऊपर वाले ने दी है उतनी सांसें रहेंगी मेरे साथ। अब बाकी मैं तो रोज प्रभु से कृपा करता हूँ, रुद्राभिषेक रोज करता हूँ और मैं कहता हूँ महाभिषेक इत्यादि सब करता हूँ। मैं तो रोज यही प्रार्थना करता हूँ कि बस मुझे सशक्त बनाए रखना, मेरे इच्छा शक्ति को प्रबल बनाए रखना। आस्था में भी बहुत हो आप? आस्था है तभी मैं प्रबल अपने आप को कहता हूँ, 56 इंच का मैं फिर भी नहीं कहता। और हिंदू जो मतलब कि हिंदू राष्ट्र जो भारत बनता जा रहा है, हिंदू राष्ट्र क्या बनता, मतलब एक भारत, एक अच्छा भारत बन जाए। पहले तो एक राष्ट्र ऐसा बने जहां पर मार धाड़ काट पीट की बात ना हो। अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे देख कर के हीन भावना नहीं आनी चाहिए। अगर मैं कुछ ऐसा खाता हूं उसको देख कर घिन भी नहीं आनी चाहिए। इस तरह का राष्ट्र चाहिए। ये प्यार सौहार्द प्रेम हो, काटने पीटने की बात ना हो। आपने देखा कल मैंने एक वीडियो डाला था, यानी कि लड़की की शादी होनी थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी उनकी। दुल्हा अगर चाहता उसकी छोटी बहन से शादी कर सकता, नहीं चाहता तो नहीं करता, मना कर देता, मैं नहीं कर रहा शादी, नहीं कर रहा। तो राजा जनक के जमाने में ऐसा हुआ करता था। राजा जनक का मतलब जो सीता जी हैं, जो उनके पिता थे, उनके जमाने में ऐसे लोग हुआ करते थे जो अपने से ज्यादा सामने वाले का ध्यान रखते थे। यार ऐसा मुझे ऐसा युग चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए, ऐसा भारत चाहिए, ऐसा भारत चाहिए। ऐसा भारत हो तो सही है यार। लेकिन यहाँ पर क्या कि अच्छा ये उठ रहा है, चलो पहले इसकी टांग काटते हैं, इसके पैर काटते हैं, पर इस घर वालों को देख लेते हैं। यार ये तो नफरती माहौल तो हमें नहीं चाहिए था।
आप राष्ट्र बनाओ, जो चाहे वो राष्ट्र बनाओ, लेकिन राष्ट्र के अंदर लोगों का जो चरित्र है वो इस तरह का होना चाहिए जो राजा जनक के युग में हुआ करता था। क्या राष्ट्रवादी होना गलत है या सही? राष्ट्रवादी होना सही है, गलत है, सब सही है। आप मुझे बताओ राष्ट्रवादी होने में गलती क्या है? लेकिन हर गलत काम को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ दो, वो गलत है। अब हम जीएसटी पूछ रहे, राष्ट्रवादी वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्या है ये? आपने देखा होगा कि अभी चुनाव हुए थे, आपके सांसद भोला सिंह जी क्या कह रहे थे कि आप ऐसा कीजिएगा, आप मुझे माफ करो या मत करो, लेकिन मोदी जी के नाम पे वोट दे दो। क्या चल रहा है देश के अंदर? उनसे हिसाब पूछा गया, एक वीडियो वायरल हुई थी, पूछे सांसद जी आपको हम पहली बार देख रहे हैं, आपने क्या काम किए, 3 बता दो हमें। बोले भारत माता की, नहीं भारत माता की जय है, थी और रहेगी, पर काम गिनवाओ अपने। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी राजनीति में हमें और आपको तय करनी होगी। अभ्युत जैसे लोगों को बाहर निकल के आना होगा। आप 9वीं क्लास में हो, आपने मुझे बताया कि आप थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है, आप न्यूज़पेपर वगैरह न्यूज़ भी देखते हैं, कोशिश करते हैं, चीज़ों को निकालते भी हैं, और आप मेरे एक्टिव व्यूअर भी, यहाँ पे कमेंट्स भी देखता रहता हूँ, तो बहुत अच्छा है। ऐसे नौजवानों को अगर होंगे, यकीन मानो कि इनको बदलना पड़ेगा, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। और जो भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है? शुरू ही कहाँ हुआ था? लोकतंत्र तो तभी खत्म हो जाता है जब कोई पार्टी किसी व्यक्ति को कोई पार्टी अपना चिन्ह दे देती है। हमारा तो लोकतंत्र तभी खत्म हो गया। 3 लोग सामने खड़े हैं, बीजेपी ने आपको टिकट दे दिया, बाकी 3 को हम वोट देंगे नहीं क्योंकि पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। तो टिकट दे करके ही लोकतंत्र खत्म हो जा रहा है महाराज। यहाँ बचा ही कुछ नहीं देश में। ठीक है, हमें कोशिश करना है कि जो हमारे मूल्य हैं, अभी भी जो बचा कुचा है, उसको बस हम बचाए रखें, उसको और सशक्त कर सकें। हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन वो बचा नहीं है। पता नहीं, वो मैं उस खंबे को देख रहा हूँ कहाँ पर गिरा हुआ है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ उसमें कंक्रीट लगवा करके मैं उस पिलर को खड़ा कर दूँ, लेकिन समस्या ये है कि कुछ जब तक हमें कोशिश करते रहनी चाहिए भैया। पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक हमने बहुत सुना है, आशावादी होना बहुत जरूरी है। हिंदू खतरे में है, इसके बारे में पता नहीं कहाँ खतरे में, कैसे खतरे में, किसने खतरे में ला दिया, पता नहीं। सब राजनीतिक बातें भैया, सब बेकार की बातें। ये कह करके सत्ता ही पाली लोगों ने, सत्ता ही पाली इन्होंने। कोई खतरे में नहीं, खतरा लोकतंत्र खतरे में समझो, और हमारा जो विवेक है, जो बुद्धि है, वो खतरे में। हाँ, बात करें मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? जो देखो, सुप्रीम कोर्ट कभी एक तरफा अपना नहीं दे सकता जजमेंट। एक एपेक्स कोर्ट है, सम्मान करना चाहिए, ऐसे ही लाल छन नहीं लगा सकते। एक जो बेस्ट ब्रेन है दुनिया का, या तो IAS IPS देख लीजिए, जजेस हैं, ये सब बेस्ट ब्रेन है। सुप्रीम कोर्ट में आपको जो भी जज अपने जजमेंट देता है, वो तमाम सबूत के आधार पर देता है, दलीलों के बाद देता है। ऐसा नहीं किसी पार्टी का कोई दबाव आता है तो वो अपने जजमेंट को बदल दें, ऐसा नहीं। विश्वास रखना चाहिए, भले ही परिस्थितियां आपके सामने कैसी बना के पेश की जा रही हो सकता है, लेकिन सवाल उठा सकते हैं हम दलीलों को लेकर, सवाल उठा सकते हैं सबूतों को लेकर के, सवाल उठा सकते हैं जजमेंट मिलने में समय जो लगता है उस पर सवाल उठा सकते हैं, कितना टाइम क्यों खिंच जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जजों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं बताऊं, मोदी सरकार आने से पहले या आने के बाद कुछ एक आध महीने बाद ही जस्टिस मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भाषण देते रो गए थे। वो ये कह रहे थे कि एक व्यक्ति ने आज केस फाइल किया, उसकी आने वाली पीढ़ी उस केस की सुनवाई करने आती है, यानी जस्टिस नहीं मिल पाता है। जजों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे अभी। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, जजमेंट का जो टाइम है उस पर सवाल उठा सकते हैं, इसको बेहतर करने की आवश्यकता है। बाकी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट देता है उसमें विश्वास प्रत्येक नागरिक को रखना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आके कहते हैं कि हमें कोई चीज़ काम नहीं करने दे रही है। अच्छा, आप उनकी बात करो 2017 में कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस आए थे, बोले लोकतंत्र खतरे में कि हमारा काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखो, वो जो बात हुई थी काफ़ी हाइप हुआ था और इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था। उसे कांग्रेस ने भी बहुत उठाया था। कांग्रेस ने, मैं तो कहूँ दुनिया के हर व्यक्ति को उठाना चाहिए था। हमारा विश्वास किस पर है? इन जजों पर तो है। हमारा विश्वास नेताओं पर कभी था ही नहीं। जस्टिस के लिए हम इन जजों के पास जाते हैं। अब वही बाहर आके कह रहे थे कि यार देश के अंदर अच्छा नहीं हो रहा। अब बाद में क्या प्रोपेगेंडा चलता है कि सबकी हिस्ट्री निकाल दी, कोई कांग्रेसी है, कोई ये है, कोई किसी के कुंठा है, किसी की वो कुंठा है। अब उसका क्या निकल कर के आया नहीं पता, लेकिन मेरी आज भी विश्वास सुप्रीम कोर्ट में है।
और जो आज चल रहा है किसान आंदोलन, उसके बारे में? किसान आंदोलन को लेकर मैंने कई सारी बातें की भी हैं। सरकार की नीयत भले ही खराब ना हो, लेकिन जिस तरह से इसको नीति को बनाया गया वो बिल्कुल खराब था। स्टैंडिंग पार्लियामेंट कमेटी में भेजते, बात नहीं हुई, चुपचाप करवा लिया, वॉइस वोट करा लिया आपने। अगर एक बार चर्चाएं हो जाती ना तो ये व्यापक आंदोलन नहीं होता। और जब ये व्यापक आंदोलन नहीं होता ना तो क्या होता पता है? जो हमारा नुकसान जो हो रहा है वो नुकसान नहीं होता। आज क्या है, 3500 करोड़ का नुकसान एक दिन का हो रहा है। ये नुकसान किसानों की वजह से नहीं है, ये सरकार की वजह से है, क्योंकि आपने किसानों को मजबूर किया कि वहां पर वो सड़कों को रोकें। सरकार तभी सुनती है जब तक बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। सरकार कह रही है कि ये किसानों को बहकाया जा रहा है। नहीं तो बहकाया जा रहा है, लेकिन काम तो सरकार ने ऐसे ही किए हैं। कोई बहका देगा इसको? सरकार ने तो काम ऐसे किए हैं। आप एक बार जाके आप एक चीज बताओ कि किसी फसल का क्या मूल्य होगा, ये कौन डिसाइड करता है? एक कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है। उस कमेटी में 5 मेंबर होते हैं, 5 में से 2 मेंबर होते हैं किसान, जो कृषि क्षेत्र की बारीकियां समझते हैं, उस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। वो 2 लोग भी मोदी सरकार अपॉइंट नहीं कर पाई थी। उनको साथ ले लेते, चीजों को समझ में आता, डिबेट होती, तो क्या समस्या थी? आप पहली बात कर लेते, अब बात करने को क्यों तैयार हो रहे हो? तो मैं तो एक चीज भी कहता हूं कि किसान आंदोलन ट्रैक पे है नहीं है, ये आप डिसाइड करो, क्योंकि इसको हाईजैक करने की पूरी कोशिश की जाएगी और की जा रही है, क्योंकि सबके राजनीतिक वजूद उस पर लग चुके हैं। राजनीतिक वजूद को बचाने की अब होड़ सी मची हुई है, क्योंकि एक मोदी बहुत बड़ा नाम हो चुका है। तो इसीलिए राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश की है। मामला हाथ से निकल चुका है, सरकार ने गलती थी, आप एडमिट करे और कानून को वापस लेने के पक्ष में अभी नहीं। किसान से ढंग से बात करे, प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, जा के बात करे, लेकिन सरकार 3 कानून वापस ले ले, वो मैं नहीं मानता कि लेने चाहिए। मैंने बताया क्यों नहीं लेने चाहिए, उसके अपने अपने कारण हैं। और अगर आप देखेंगे सीए को लेकर के जब हुआ था, हंगामा बहुत हुआ था, तो वहाँ पर अमित शाह जी कभी कुछ कहते हैं तो मोदी जी कुछ कहते हैं, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के पीछे की मंशा इनकी क्या होती है, ये तो ये दोनों जाने। और जो मतलब कि संसद में केजरीवाल ने जो बिल फाड़ा था, उसके बारे में? देखो, केजरीवाल जी संसद में बिल को फाड़ रहे हैं, तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसे कारनामे सांसद करते रहेंगे संसद के अंदर, तो लोगों का जो मन है ना वो एक ही तरफ झुका रहेगा। ये लोग तो वो लोग हैं जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में बड़ा सहयोग कर रहे हैं, जाने अनजाने में कह नहीं सकते। राजनीति बहुत बड़ी चीज होती है। शायद मेरी वो उम्र नहीं समझ सकूं चीजों को, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। तो जितना साफ और जितना एक तरफा दिखाई देता है उतना तो एक तरफा होता नहीं।